हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले मैंने 19 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू मैं अपने चैनल के जो कम्युनिटी टैब होता है उसमें डालता हूँ, तो वहाँ से आप एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। वहाँ से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जब भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप दिमाग को थोड़ा जोड़ देते हैं, उससे हमारा मेमोरी बढ़ती है, आपको चीज़ें लंबी समय तक याद रहती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, दालें, अनाज, मांस या फल। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत जो ऑप्शन है उसके अनुसार अनाज हो जाएगा, क्योंकि जो दाल है, दाल तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। और मांस बहुत सारे विटामिन एंड खनिज लवण मिनरल्स वगैरह के जो फल है, फल से भी विटामिन और खनिज लवण मिलती है। जो अनाज है, अनाज में जैसे कि आपका हो गया गेहूँ, चावल, ठीक है, इस टाइप से जो अनाज है इनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। आलू वगैरह से भी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। जो यहाँ दिया हुआ है उसके अनुसार चावल, दाल, चीनी, तेल। तो यहाँ जो दिया हुआ उसके अनुसार जो दालें हैं फल से, वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स ऐसे पूछा जाए तो आपका जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार दाल हो जाएगी। दाल में भी प्रोटीन अच्छी मतलब अच्छी क्वांटिटी में होती है ना। दाल भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। चावल कार्बोहाइड्रेट का है। और जो तेल है, चीनी, चीनी से आपको क्या मिलती है, चीनी से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ठीक है। तेल से वसा, फैट। अगला जो है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको पता है, किसी भी जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अगर उसका आंसर पता है आपको तो कमेंट करके आप देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा रतौंधी। जो रिकेट्स है, रिकेट्स तो आपका विटामिन डी की कमी से होता है। स्कॉर्बी विटामिन सी की कमी से होता है। एंड आपका इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी, ठीक है ना। एनीमिया किसकी कमी से होता है। जिसको भी अगर पता है एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है तो आप कमेंट करके बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, ठीक है ना। दूध से आपको कैल्शियम, दूध को पूरा कंप्लीट आहार मिला बोला जाता है, उसमें सारी चीज़ें होती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी चीज़ें। तो दूध में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और जो अंडा है, अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। सब्जियां विटामिन एंड खनिज लवण के अच्छे स्रोत हैं। जो मछली होती है, मछली में आपका विटामिन डी, मछली के तेल से विटामिन डी आप मिलती है, ठीक है। मछली विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत है। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया। अभी आपको पूछा था कि एनीमिया कौन से किस चीज़ की कमी के कारण होता है, ऊपर के क्वेश्चन में। यहाँ देख लो वो क्वेश्चन भी आ गया, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया, ठीक है। एनीमिया होती है आयरन की कमी से। और रतौंधी किसकी कमी कर, विटामिन ए के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। विटामिन ए किस में ज़्यादा पाई जाती है अच्छी मात्रा में, तो गाजर में। स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी किस में अच्छी मात्रा में पाई जाती है, खट्टे फलों में, जैसे कि आंवला, नींबू वगैरह में, संतरा, ठीक है। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होती है, तो विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी किससे मिलता है हमें, तो सूर्य के प्रकाश, जो सनसाइन विटामिन, इसीलिए विटामिन डी को बोला जाता है सनसाइन विटामिन, ठीक है। उसके अलावा कॉड लिवर ऑयल होता है, मछली का तेल, उससे भी विटामिन डी मिलती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, रेशेदार भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। रेशेदार भोजन, जो रेशेदार भोजन होते हैं उनमें फाइबर होती है, ठीक है ना। यानी फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ हो जाएगा इसका फल और सब्जियाँ। फल और सब्जियाँ से आपको फाइबर अच्छी मात्रा में मिलती है। फाइबर को हिंदी में रुक्षांश बोला जाता है, रुक्षांश, ठीक है। तो रुक्षांश से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर के लिए पानी हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जो वाटर है, जल है, जल हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो पाचन में मदद करता है, ये भी सही है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है। पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी कारण के लिए जल हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है।
अगला जो क्वेश्चन है, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पोषक तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है? तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन में केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये गलत है। केवल विटामिन और खनिज, ये भी गलत है। केवल वसा और पानी, ये भी गलत है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, वसा भी, विटामिन भी और खनिज लवण भी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? संतुलित आहार को इंग्लिश में बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट में क्या शामिल होना चाहिए? सभी खाद्य समूह से भोजन, जितने भी खाद्य समूह हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ठीक है, ये सारे चीज़ से, वसा, ये सभी इंक्लूडेड होना चाहिए। बी ऑप्शन है केवल फल और सब्जियाँ, तो ये गलत हो जाएगा। केवल अनाज और दालें, ये भी गलत। केवल मांस और दूध, ये भी गलत। सभी खाद्य समूह, जितने भी खाद्य समूह हैं, सभी से हमारे शरीर में, मतलब भोजन में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तब उसको संतुलित आहार बोला जाएगा। अधिक वजन के मुख्य कारण क्या है? बहुत लोग देखते होंगे कि उनका वेट बढ़ते जाता है, वेट कम नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता है, किसी किसी का 1 क्विंटल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलित आहार और कम शारीरिक गतिविधि। असंतुलित आहार, वो अनबैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं। अनबैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, या तो फैट केवल खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, यानी उचित मात्रा में सभी जो होनी चाहिए उन्हीं ले रहे हैं, और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो असंतुलित आहार और कम शारीरिक गतिविधि के कारण वजन बढ़ता है। ठीक है, इसका 10 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, अभी ऊपर बताया था। ठीक है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल न्यूट्रिशन के मुख्य कारण क्या है? भोजन की कमी, असंतुलित आहार, गरीबी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। जितने भी कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं या बड़े भी, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? भोजन की कमी, उनको उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, ये भी कारण है। असंतुलित आहार, जिसको मिलता भी है तो अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा गरीबी के कारण कुछ लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता उचित मात्रा में, तो इसके कारण भी आपका कुपोषण होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, शाकाहारी आहार के मुख्य स्रोत क्या है? जो लोग वेजिटेरियन हैं तो उनके आहार, उनके डाइट का मुख्य स्रोत क्या है? फल, सब्जियां, दालें, अनाज, ये हो जाएंगे। मांस मछली तो होगा नहीं। दूध और दूध उत्पाद, तो दूध और दूध उत्पाद भी होगा, लेकिन केवल यही नहीं होगा। फल, सब्जियां, दाल, अनाज, ये भी होगा। केवल फल और सब्जियां, तो यहाँ फल, सब्जियां, दालें, अनाज, ये जो ऑप्शन के अनुसार ये सही आंसर है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? जो खाद्य सुरक्षा है वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो बीमारियों से बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, खाद्य अपव्यय को रोकने के लिए। तो आपका जो खाद्य सुरक्षा है वो क्यों महत्वपूर्ण है? बीमारियों से बचाने के लिए भी जरूरत है, स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरत है, और खाद्य अपव्यय, जो खाद्य का जो मिसयूज होता है, उसको जो वेस्टिंग होता है, उसको रोकने के लिए। तो ये सभी कारण से, उपरोक्त सभी कारण से खाद्य सुरक्षा जरूरी है। खाद्य विषाक्त के क्या लक्षण हैं? खाद्य विषाक्त के लक्षण क्या है? तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग वर्ड आप सभी ने सुना होगा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग जो होता है उसके लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा किसी को फूड पॉइजनिंग होगा है? तो जिसको भी फूड पॉइजनिंग होगा, खाद्य विषाक्तता, तो उसके लक्षण है कि उसको उल्टी होगा, दस्त होगा, बुखार लगेगा, सिर दर्द होगा, थकान होगा, पेट दर्द होगा, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी लक्षण उसमें दिखाई देंगे। उल्टी भी होने का लक्षण रहेगा, दस्त भी, बुखार भी आ सकती है, सिर दर्द भी हो सकती है, थकान भी, पेट दर्द, ये सभी हो सकती है, इनमें से कुछ हो सकती है। ठीक है। या तो सभी लक्षण रहेंगे या कुछ एक दो उसमें दिख सकती है। तो समझ सकते हो कि फूड पॉइजनिंग हो गया है। ठीक है। लैक्टोज असहिष्णुता क्या है? लैक्टोज असहिष्णुता, तो इसमें है दूध में मौजूद चीनी को पचाने में असमर्थता। दूध में जो आपका जो चीनी होती है उसको डाइजेस्ट करने में अनेबल हो जा रहे हो, तो उसको लैक्टोज असहिष्णुता बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ग्लूटेन असहिष्णुता क्या है? ग्लूटेन, तो गेहूं, जौ और राई में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने में असमर्थता हो रही है, तो इसे ग्लूटेन असहिष्णुता बोल दिया जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? जो खाद्य पदार्थ हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? यहाँ ऑप्शन है ठंडे स्थान पर रखकर, साफ सफाई रखकर, उचित तापमान पर पकाकर। ठीक है ना, उचित तापमान, उचित टेम्परेचर पर पकाकर,
उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो खाद्य पदार्थ आप देखते होंगे कि ठंडे स्थान पर रखकर फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो खाद्य पदार्थ लंबे दिन तक सुरक्षित रहती है, खराब नहीं होती है। उसके साथ साफ सफाई रखकर, अगर साफ सफाई अपने घर को रखेंगे तो उसमें मक्खी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उससे भी कुछ समय तक आपका खाद्य पदार्थ सही रहता है, उचित तापमान पर पकाकर। अगर उससे अच्छे से पकाते हैं जितने टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो उससे भी आपका खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखा जा सकता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। खाद्य अपव्यय को कैसे कम किया जा सकता है, जो फूड का वेस्टिंग होता है उसे कैसे कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को सही मात्रा में खरीद कर, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही खरीदिए, ठीक है। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो आप मान लो 4 रोटी खा सकते हैं, 4 ही खरीदिए, ऐसा नहीं कि 6-7 खरीद लिए और 3 छोड़ दिए, ठीक है। जितना आप खा सकते हैं उतना ही खरीदिए। उसके अलावा खाद्य पदार्थों को बर्बाद किए बिना खाकर, यानी जितने भी आप लिए हैं उसे खा ले जाइए, बर्बाद मत कीजिए। अगला है कि खाद्य पदार्थों को ठीक से स्टोर करके, उसे अच्छे से स्टोर करेंगे। घर में मान लीजिए आपने कुछ खरीद कर रखा है तो उसे अच्छे से स्टोर फ्रिज वगैरह में करके रखिए, ठीक ना, तो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। खाद्य अपव्यय को कैसे कम किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भोजन के माध्यम से बीमारियों को कैसे बचा जा सकता है, भोजन के माध्यम से जो बीमारियां होती है, डिजीज होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो साफ सफाई रखकर पके हुए भोजन का सेवन करके, खाद्य पदार्थों को उचित तरह धोकर, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। जैसे भी आप देखते हैं कि साफ सफाई रखेंगे भोजन जहाँ बनता है उस किचन को, तो उससे भी बीमारियाँ कम होगी। उसके अलावा पके हुए भोजन का सेवन करके, जैसे पका हुआ भोजन है उसमें से बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई भोजन पकाते हैं तो उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया वायरस है तो पकने पर मर जाती है। तो पके हुए भोजन का अगर सेवन करेंगे तो उससे भी आपको बीमारी नहीं होगी। खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह धोकर, जब भी आप खाना कुछ खा रहे हैं, कच्चे चीज़ खा रहे हैं या पके हुए, कच्चे चीज़ खा रहे हैं तो उसे अच्छे से धो के, अगर पके चीज़ भी खा रहे हैं तो उसे बैक्टीरिया वगैरह तो उसमें मर ही जाएगी, तो उसे ढक के रखिए, ठीक है। उसके अलावा खाने से पहले हाथ वगैरह धो लीजिए, ठीक है ना। खाने के बाद भी धोना चाहिए और खाने से पहले भी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करनी चाहिए, जो आपका टीथ है उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करनी चाहिए, तो 2 बार। एक तो सुबह आप करते हैं खाना खाने से पहले, और एक रात को खाना खाने के बाद करना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिदिन 2 बार दांत को ब्रश करना चाहिए, तो आपका दांत हेल्दी रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाखून काटने का सबसे अच्छा समय कब है, यानी नाखून कब काटना चाहिए, ठीक है। जब वे गंदे हो, हर हफ्ते, जब वे बहुत लंबे हो जाएं, तो उपरोक्त सभी। जब गंदे हो जाएं तब तो काटना ही चाहिए, हर हफ्ते काटने चाहिए क्योंकि एक सप्ताह में नाखून बड़े हो ही जाते हैं, तो हर हफ्ते भी सही हो जाएगा। जब ये बहुत लंबे हो जाएं तो ये भी सही हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। स्नान करने का सबसे अच्छा समय कब है, कब स्नान करना चाहिए सबसे अच्छा समय? सुबह, रात, दिन में 2 बार, या जब शरीर पसीने से गंदा हो। जब शरीर पसीने से गंदा हो तो उस समय आपको स्नान कर ही लेना चाहिए, ठीक है। वो सबसे बेस्ट टाइम है। अगला है, ऐसा नहीं कि शरीर से पसीने से लथपथ हो तो उसमें आपको स्नान कर लेना चाहिए क्योंकि उससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। कपड़े धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गंदे कपड़े में, जो गंदे कपड़े हैं को एक साथ रखना, एक साथ धो लीजिए जितने भी गंदे कपड़े हैं। दूसरा है कपड़े को अलग अलग रंगों के अनुसार धोना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, कपड़ों को अलग अलग रंगों के अनुसार धोना। क्योंकि आप देखने होंगे कि एक साथ जब कपड़े को भिंगो के रख देते हैं और एक साथ धोते हैं तो एक कपड़े का रंग छूट कर दूसरे कपड़े में लग जाता है, ठीक है ना। दूसरे कपड़े का रंग छूट कर तीसरे कपड़े में लग जाता है, तो वैसे आपका सभी कपड़ा खराब हो जाएंगे। तो कपड़ों को अलग अलग रंगों के अनुसार धोना सही है। कपड़ों को उबालकर धोना, कपड़ों को उबालकर धोने से भी कपड़े खराब हो जाते हैं, ठीक है। कपड़ों को धूप में सुखाना, कपड़ों को धूप में सुखाना है तो ये धोना थोड़े हुआ, ठीक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हाथों को कब धोना चाहिए, जो हमारे हाथ हैं उसको, हैंड को कब धोना चाहिए? खाना खाने से पहले, तो ये सही है। शौचालय जाने के बाद, ये भी सही है। किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, किसी भी अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट को छूते हैं तो उसके बाद भी, तो ये सभी हो जाएगा। क्योंकि खाना खाने से पहले धोना चाहिए क्योंकि हाथ में बैक्टीरिया वगैरह रहती है, कुछ काम करते हैं तो हाथ बैक्टीरिया चिपक जाती है, खाना खाएंगे बिना धोए तो शरीर में प्रवेश कर जाएगी। शौचालय जाने के बाद भी धोना चाहिए और किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है कि मुंह को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपका जो माउथ है उसको साफ क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए? नियमित रूप से कुल्ला करना चाहिए, बिल्कुल कुल्ला करना चाहिए बार बार। दांतों को फ्लॉस करना चाहिए, बिल्कुल ये भी। दांतों को ब्रश करना चाहिए, दांत को तो ब्रश करना चाहिए और 2 बार करना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम, रात को खाना खाने के बाद। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बालों को कब धोना चाहिए, जो आपका हेयर है, बाल सिर के,
उनको कब धोना चाहिए? जब वे गंदे हो, हर दिन, हर दूसरे दिन, हफ्ते में एक बार। तो इसका सब आंसर होता है कि जब वे गंदे हो। जब भी आपको लगे कि गंदे हो गए हैं बाल तो आपको धो लेना चाहिए, ठीक है। अगला है कि कपड़ों को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको जो क्लॉथ हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, उसको साफ क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए? कपड़ों को धूल से बचाना, दागों को तुरंत हटाना, कपड़ों को सही तरीके से सुखाना। तो ये सही हो जाएंगे जितने भी तीन हैं, ABC, ये तीनों ही कपड़ों को साफ रखने के तरीके हैं, ठीक है। अगला है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या करनी चाहिए? नियमित व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना। तो उपरोक्त सभी, यानी आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज भी करना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट भी लेना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेना चाहिए। अगर नींद भी आप नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जगे रहते हैं रात भर और 2-3 घंटा सोते हैं, तो उससे भी आपका शरीर खराब, मतलब अनहेल्दी हो जाता है, ठीक है। संतुलित आहार नहीं लेंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे और नियमित व्यायाम नहीं करेंगे तो उससे भी आपका शरीर में अनहेल्दी हो सकती है, ठीक है। ये सभी आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? जो स्वच्छता है वो क्यों महत्वपूर्ण है? बीमारियों से बचाने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए, दूसरों को बीमार होने से बचाने के लिए, उपरोक्त सभी। अगर आप स्वच्छता मेंटेन करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे तो उससे क्या होगा? बीमारियों से बचेंगे, ठीक है। अच्छा महसूस भी करेंगे आप, मतलब स्वस्थ महसूस करेंगे, दूसरों को बीमार होने से बचाएंगे, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। आप जब स्वच्छ रहेंगे तो दूसरों में बीमारी नहीं पटेगी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि दाल मखनी में मुख्य रूप से कौन सी दाल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ मसूर दाल हो जाएगा। दाल मखनी में मुख्य रूप से कौन सी दाल का उपयोग किया जाता है? मसूर दाल हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि पनीर की सब्जी बनाने के लिए किस प्रकार के पनीर का उपयोग किया जाता है? तो पनीर पैक, ठीक है, पनीर पैक इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि इडली बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इडली बनाने के लिए आपका जो सिलेबस है उसमें है कि इंडियन फूड स्वीट्स एंड देयर रेसिपी, ठीक है ना, उनका रेसिपी क्या है, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इडली बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो चावल और उड़द दाल। चावल और उड़द दाल इडली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला, समोसा का आटा किससे बनता है? जो समोसा बनता है उसका जो आटा होता है वो किससे बनता है? तो इसका आटा और मैदा, कुछ लोग मैदा के भी बनाते हैं, लेकिन आटा और मैदा का मिश्रण हेल्दी होता है, ठीक ना। केवल आप मैदा बनाएंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, तो आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके समोसा का आटा तैयार किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन होगा, गरम मसाले में कौन कौन से मसाले आते हैं? जो गरम मसाले आपने सुना होगा तो उसमें कौन कौन से मसाले आते हैं? दालचीनी, लौंग, इलायची, जायफल, हींग, अजवाइन, जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सभी चीज़ें गरम मसाले में आ जाते हैं, ठीक है। कढ़ी में मुख्य रूप से क्या होता है? जो कढ़ी बनता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो दही, बेसन, दाल, तो ये सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी, ठीक है ना। कढ़ी बनाने के लिए दही भी जरूरत पड़ता है, बेसन भी और दाल भी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, गुजरात की लोकप्रिय मिठाई कौन सी है? तो गुजरात की लोकप्रिय मिठाई आप सभी जानते हो कि ढोकला होता है। ढोकला लिखा गया, ढोकला होता है, ठीक है। अगला है, बिरयानी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चावल, मांस या सब्जी, मसाले, ठीक है। अगर वेज बना रहे हैं तो सब्जी का इस्तेमाल करेंगे, हैं। नॉन वेज बिरयानी बना रहे हैं तो मांस का उपयोग करेंगे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय मिठाइयों में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता है? तो दूध, चीनी, घी, तो ये सभी चीज़ों का भारतीय मिठाइयों में उपयोग होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा, ये आपके क्वेश्चन हो गए 40 क्वेश्चन हो गए। यहाँ नंबरिंग गलत हो गया है, लेकिन 40 क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो ऊपर ही 30 हो गए थे, सॉरी 1 मिनट, आप यहाँ देख सकते हो कि 32 से यही क्वेश्चन हो गए, 32 से यही हो गए थे। उसके बाद ये 33 थे, 23 लिखा गया है गलती से, 33, 34, 35, टोटल आपका 40 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में 40 देखा और जितने भी क्वेश्चन आपने देखा उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, जितने भी ऑप्शन थे सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन किए। तो इस तरह से आपने 150 प्लस क्वेश्चन आपने इस वीडियो में आपने याद कर लिया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करने के लिए इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लें और मेरे कम्युनिटी टैब में जाके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते रहें, तो आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम का अभी तो फिक्स डेट नहीं आया है कि कब होगा, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के बाद एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।